हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल के पेपर को। प्रीवियस ईयर जो सीजीएल के पेपर हुए हैं जिसमें हम पीछे से चलेंगे, क्योंकि आपको पता है हम राकेश यादव सर के बुक को डिस्कस कर रहे हैं। राकेश यादव सर के बुक को डिस्कस करने का मतलब है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या एसएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है, सीएचएसएल वगैरह जो भी एग्ज़ाम लेती है उसके पुराने साल के पेपर। तो बुक में हमें 2017 तक तो डिस्कस कर ही ले रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसके अलावे क्योंकि 2018, 19, 20 भी हमें करना है, तो 2018, 19, 20 हम पेपर बाय डिस्कस करेंगे। तो सीजीएल 2019 का पेपर जो हुआ था 2020 में। सीजीएल 2019 पेपर हुआ था 2020 में। तो 2020 में जितने भी पेपर हुए हैं सबको हम पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन सिर्फ, क्योंकि जीएस हम डिस्कस करें तो 3 मार्च को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंडिया। देखो, तो सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म में किसी को पैसे की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म में, तो क्या जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी। तो आरबीआई बोलेगा, ध्यान देना, बैंक जाएगी आरबीआई के पास, तो आरबीआई बोलेगा कि भाई बैंक तुम क्या करो, तुम कोलैटरल दो, कोलैटरल कुछ जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी टाइप, और हम तुमको पैसे दे देंगे, लोन दे देंगे। समझे ना। अगली बार जब तुम पैसे लौटाने आओगे विथ इंटरेस्ट, तब हम कोलैटरल तुम्हारा लौटा देंगे, ले लेना। ये तो होगा बैंक को पैसे की जरूरत है, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अगर बैंक को लगता है कि यार मेरे पास एक्सेस पैसा रखा हुआ है, इस समय क्या था, रेपो रेट के समय बैंक को स्कार्सिटी थी, जरूरत थी। एक समय ऐसा आएगा जब बैंक के पास पैसा रहेगा, सोचेगा कि यार मेरे पास पैसा वैसे ही रखा हुआ है, आरबीआई के पास अगर आरबीआई के बैंक खाते में रख देंगे ना, तो हमें कुछ ना कुछ उसके जगह पे लोन मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, सॉरी। तो आरबीआई के पास अगर बैंक, देखो इस केस में क्या था, बैंक आरबीआई से पैसा लेता है और आरबीआई को कोलैटरल देता है। इस केस में बैंक आरबीआई को देगा पैसा और आरबीआई देगा बैंक को कोलैटरल। अगर जब बैंक को जरूरत पड़ेगी, पैसा लेने की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक आरबीआई के पास जाएगा, तो आरबीआई बैंक से कोलैटरल अपना ले लेगा और आरबीआई को पैसा प्लस सम इंटरेस्ट दे देगा। समझ में आना, इसको बोलते हैं रेपो रेट। तो हमारे देश में अभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो आरबीआई के वेबसाइट पे जाओगे तो रेपो रेट आपको मिलेगा 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25%, बैंक रेट है 4.25%। ये कभी डिटेल में समझ लेंगे, अभी हमें समझने की जरूरत नहीं। तो हमें कौन करता है, आरबीआई करती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आप ध्यान दीजिएगा 5 डिपार्टमेंट है, उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, वो हमारे लिए बजट निकालते, याद रखिए बजट, ठीक है। एसबीआई के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई के बारे में, उससे पहले थोड़ा आरबीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई को बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के मदद से, क्लियर। और सेंट्रल ऑफिस था इनिशियली कोलकाता में, लेकिन 1937 में मुंबई में मूव कर दिया गया। आरबीआई को नेशनलाइजेशन कब किया गया, 1949 में, ये ध्यान दीजिए। आरबीआई फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं, उसके अलावा 4 मैक्सिमम जो होते हैं डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, इनका नाम याद रखना है। गवर्नर का नाम है शशिकांत दास, उसके अलावे जो डेप्यूटी गवर्नर है महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव और रवि शंकर, ये सारे के सारे डेप्यूटी गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा एसबीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई एक्चुअली स्टार्टिंग में 3 बैंक हुआ करता था, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक था। इन तीनों बैंक को एक साथ मिला दिया गया, कब, 1921 में।
मिला दिया गया, उसका नाम हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही लगभग 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइज करके नाम क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है 1949 और एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है 1955। तो डेट याद, टाइम या लाइन याद रखना। स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर दोनों का मुंबई में ही है और इसके जो हेड है वो है दिनेश कुमार खरा। क्लियर। एक इसमें ऑप्शन सीएजी भी था, ऑप्शन सीएजी था ना इसमें ऑप्शन। तो हमारे अभी प्रेजेंट सीएजी है जीसी मुर्मू। क्लियर। 2020 में बनाया गया था। नॉमिनेट करते हैं सीएजी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएजी का जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है, 65 साल, दोनों में से जो जल्दी आ जाए। आर्टिकल 148 बताया गया है कि जो नॉमिनेशन से रिलेटेड इससे, और टोटल 148 से 151 जो 4 आर्टिकल है ये सीएजी से रिलेटेड है। पहला सीएजी कौन थे, नरहरि राव जी थे। क्लियर। ये 9th पोजीशन पे आते हैं क्या, प्रेसिडेंट्स के रिस्पेक्ट में। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, उसमें किसके साथ आते हैं, सिटिंग जज के साथ आते हैं। सिटिंग जज से इक्वेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, सिटिंग जज से इक्वेट करते हैं, याद रखें सिटिंग जज, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। जितना भी मैंने फैक्ट बताया वो ध्यान रखिएगा। इस पे जितना भी मैंने बताया क्वेश्चन आया हुआ है सब पे। Which of the following book is not written by सलमान रुश्दी। देखो सलमान रुश्दी की सारी किताबें इसमें से एक एन एरिया ऑफ डार्कनेस इनकी किताब नहीं है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो मिडनाइट चिल्ड्रन है इसके लिए इनको वुकर प्राइज मिला था। वुकर प्राइज बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल है ये सलमान रुश्दी। ये बंगाल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था, आज़ादी के से कुछ समय पहले। आई थिंक जून में हुआ था इनका 1947 में। उसके बाद ब्रिटेन में भाग गए, मतलब भाग नहीं गए, चले गए। और एक इनका किताब है एक सैटेनिक वर्सेस। ये किताब तो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड में इनके लिए डेथ थ्रेट मिलने लगी। कई ने तो फतवा जारी कर दिया गया। एक ईरान के जो लीडर है अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी जी, इन्होंने भी किया था इनको। क्लियर। एक बुक यहाँ पे लिखा है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। प्लीज यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। एक किताब है द एरा ऑफ डार्कनेस। ये किताब एक्चुअली है शशि थरूर जी की। और शशि थरूर जी आपको पता है कांग्रेस के एमपी हैं। इन्होंने भी बहुत किताबें लिखी हैं और इस किताब के लिए द एरा ऑफ डार्कनेस के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। द एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। और द एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये बुक है वीएस नाइपॉल के द्वारा लिखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए, एक ट्रेवलॉग है ये। जब इंडिया में आए थे ना अर्ली 60s में, तो वही समझो ना पूरा ट्रेवलॉग लिखा हुआ है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिक फैक्ट से आता है। सेकंड क्वेश्चन भी न्यूज में ही आता है क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं, समझ में आना। उसके अलावा ये तो करंट अफेयर्स है कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका उस समय बने होंगे ना, इसलिए ये गोटाबाया राजपक्षे है, अभी भी है। और अब प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली है महिंद्रा राजपक्षे, तो कंफ्यूज नहीं होना, राजपक्षे दोनों है। महिंद्रा है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। थोड़ा सा मैप देख ले, इसकी कैपिटल है एक्चुअली कोट्टे। कैपिटल हम कोलंबो भले बोलते हैं, लेकिन कोलंबो में एक स्पेशल छोटा सा जगह है कोट्टे जयवर्धने करके, ये है एक्चुअली कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे हम्बनटोटा यहाँ पे नीचे है, याद रखिएगा। कोलंबो यहाँ पे है। उसके अलावा ये है मनार, और ये है जाफना पेनिनसुला, जाफना ये वाला, पाक स्ट्रेट ये वाला है।
एडम्स ब्रिज इसको बोलते हैं, एडम्स ब्रिज, जो कनेक्ट है इंडिया और इसको श्रीलंका के। इसको एक्चुअली रामेश्वरम है। तो सबसे ये वाला पार्ट जो सबसे श्रीलंका के सबसे करीब वाला पार्ट है रामेश्वरम। रिवर देख लेना, एक दो, काला रिवर है, यान रिवर है, ठीक है, और कुछ जरूरी नहीं। एक है किरिंदी रिवर, एडम्स पीक यहीं पे है। चलिए चलिए, नेम द ऑथर, ध्यान देना है, एक ऑथर का नाम बताना है जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 2019 में। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, किनके किताब है? शशि थरूर है, तो अभी मैंने बताया यही किताब है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इनको साहित्य अकादमी बना। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी जो अवार्ड होता है सबसे पहले 1954 में स्टैब्लिश किया गया। ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है ना, और साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, और 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। ध्यान देना, 22 लैंग्वेज तो वो हमारा अपना जो शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है वो वाला, उसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश 2 है, ठीक है। टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, सेकेंड हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट कौन है? सबसे हाईएस्ट है ज्ञानपीठ, इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है एक्चुअली, ठीक है। 2020 में 20 राइटर को जीते हैं, विनर बने हैं, तो इतना ज्यादा आपको एक एक याद नहीं रखने, इसलिए मैंने बोला। ये 2019 में इनको मिला है, 2020 में 20 विनर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। तो बाकी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, और प्रोटॉन की गोल्डस्टेन, और न्यूट्रॉन को चैडविक। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिकली निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज देखिए, याद नहीं करना है आपको, बस थोड़ा ध्यान रख लीजिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और इसका 1.6 इंटू -19 कूलम। ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये 0। रिलेटिव चार्ज इसका -1 होता है, इसका +1 होता है। मास याद नहीं रखना है, ठीक है। जेम्स चैडविक हमें पता है। एज ऑफ 2020 श्री भूपेश बघेल ये चीफ मिनिस्टर किस स्टेट के? देखो ये भी न्यूज में रहते हैं तो ही ये पूछा जाता है। ये एक्चुअली छत्तीसगढ़ के थे, अभी भी है भूपेश बघेल। अभी अगर आपको याद रखना तो आप करंट अफेयर से, जहां पे चुनाव हुआ है ना, जैसे आसाम, केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, तो इन सब का याद कर लेना। जहां पे चुनाव हुआ है सिर्फ वहीं का, पूरा नहीं याद करना है। अराकू वैली एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, और ये किस सिटी के पास है? तो देखो ये हमें क्वेश्चन लगेगा कि यार ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है कि पता नहीं कहाँ से पूछा। नहीं, ये बहुत फेमस प्लेस है इसके लिए, कॉफी, ठीक है। विशाखापट्टनम के आसपास है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ प्लेस है जो टूरिस्ट प्लेस, जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा दिंडीगुल, यहाँ पे ये तो यहाँ पे विशाखापट्टनम के यहाँ पे है अराकू वैली, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आप तो ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है सर थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ आए थे एज ए ऑफिशियल एम्बेसडर बनके, किसका? किंग्स जेम्स 1 का। किन के समय में? ऑब्वियसली जहांगीर के समय में आए थे। ये आए थे 1615 में, ठीक है। उससे पहले आपको बताना है एक 1608 में भी आए थे।
कौन आए थे ये आपको बताना है। ये भी आए थे जहांगीर के कोर्ट में ही, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन आए थे। क्लियर? चलिए, जहांगीर के कोर्ट में आए थे, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज वर्ड रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक गॉड। ये होता है साइनोलॉजी, साइनोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ गॉड। ठीक है, ये तो बस बायोलॉजी का नॉर्मल वर्ड है। द रूइंस ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी, जो कि विजयनगर का कैपिटल था, और विजयनगर को एक्चुअली एस्टैब्लिश किसने किया? हरिहर अनबुक्का ने। 4 डायनेस्टी थी, ये तो आपको पता है, सुलुबा, तो 4 डायनेस्टी ही याद रखना, संगम, सुलुबा, तुलुबा और अराबिदु। तुलुवा डायनेस्टी जो था ना, वो खत्म होने के बाद तो ऑलमोस्ट खत्म ही हुआ। जो आपको नहीं पता, 1565 में एक लड़ाई हुआ था तालीकोटा के पास, तालीकोटा के पास, जिसको रक्षा तांडरी भी बोलते हैं। उसके बाद तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। तो यह किस स्टेट में है? अब करेंटली कर्नाटका में, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर रोम। जो भी फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका हेडक्वार्टर रोम में है। चाहे आप बात करो FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का हेडक्वार्टर रोम में ही है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये सब हमने देख लिया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सब का रोम ही है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है? इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं, तो बहुत आसान है। सुल्तान कबूस बिन सैयद द अरब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर है, और इनका डेथ हो गया था, तो ये ओमान के एक्चुअली थे। ये वाला ओमान का जगह देख लेते हैं। सबसे लार्जेस्ट सिटी और इवन कैपिटल है मस्कट। उसके अलावे ओमान यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओमान और ईरान के बीच के जो स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है, एक पर्सियन गल्फ है, एक गल्फ ऑफ ओमान है। ओमान एक तरफ से UAE से अटैच है, एक तरफ से सऊदी अरेबिया से अटैच है, नीचे यमन से अटैच है, इधर अरेबियन सी से अटैच है। मेजर सिटी यही है। करेंसी है ओमानी रियाल। अभी सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सैयद। सांची जो था उसकी डिस्कवरी हुई थी, उसको बहुत अबेंडेंट था 600 साल पहले से। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1818 में। ठीक है ना। सांची स्तूप को एक्चुअली यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था 1989 में। ये मध्य प्रदेश में, तो हमें पता ही है। छोटे छोटे बहुत सारे स्तूपा है, और स्तूपा 1 मतलब स्तूपा 1, 2, 3 है यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन स्तूपा 1 को हम ग्रेट स्तूपा एट सांची बोलते हैं। ये बहुत सारा बहुत प्रोमिनेंट है। बुद्धा के रिलिक्स यहाँ पे है, जो अस्थियां जो होती है वो अशोका ने बनवाया था। और स्टार्टिंग में छोटे छोटे डायमेंशन के थे, लेकिन एक्सपेंड किया गया बाद में। जैसे बाद में जो राजा वगैरह आए उन्होंने एक्सपेंड किया, जैसे ये तोरान वगैरह सब बाद में राजा लगाए। जैसे वेदिका वगैरह सब जो होता है ना, ये रेलिंग वगैरह है, ये सब बाद में आए। और तोरान गेट को बोलते थे। ये जो छत्रावली होते थे ये भी ऊपर से बाद में लाए। हरनिका भी बाद में लगाया गया, समझ ना। अंडा वगैरह सब पहले से था, ये तो मेन है। ठीक है। वेटरन फ्रीडम फाइटर थी और सोशल रिफॉर्मर थी, फेमिनिस्ट सावित्री बाई फुले। ये ज्योतिबा फुले की वाइफ थी। ज्योतिबा फुले वही थे जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी मुंबई में। तो ये सब मुंबई में ही रहते थे। इन्होंने फीमेल के लिए स्कूल बनाया था बहुत फेमस, तो ऑब्वियसली मुंबई में ही रहते थे, महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र में रहते थे। ठीक है। प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन। देखो ये क्वेश्चन भी आपको पता है करंट अफेयर्स में बार बार न्यूज में दिख रहा था। उसमें मैंने सर्च किया ना, तो उस साल के न्यूज में इनका था।
ठीक है ना, एनिवर्सरी वगैरह थी, केसु सिंह पे थोड़ा चल रहा था। तो ये लाइवली और फ्री स्पिरिट ऑफ पेंटिंग करते हैं। तो किस एनिमल को डिपिक्ट करते हैं बार बार? हॉर्स को। फ्रॉम इंडिया हु इनॉग्रेट द करतारपुर कॉरिडोर, ये तो न्यूज में ही था। तो पिलग्रिमेज साइट के लिए तो ये थे उस समय इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी। कौन सी मीडिया कंपनी है जिसने परचेज कर लिया लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स? ये डिज्नी ने कर लिया। ये भी न्यूज में था, मतलब ऐसे क्वेश्चन सीधे नहीं आते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और जो कि बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल बाहर है। रेड वॉर्म के पास एक स्ट्रक्चर होता है जो उनको खाने तोड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेड स्ट्रक्चर के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गिजार्ड बोलते हैं, उससे वो खाने को ग्राइंडिंग करते हैं। तो ये बहुत फेमस है जब भी हम करते हैं उसमें एनिमल किंगडम, तो इसमें हम देखते ही हैं। ठीक है, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द्रोणावली हरिका, इनको प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री अवार्ड और भी कई लोगों को मिला है। ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो ये भी न्यूज आर्टिकल से ही आता है। कोलाथुंदव, वलाबनाद और थेकुमकुर ये एंशिएंट स्मॉल टाइम किंगडम थे। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ गेस कर सकते हो। ये थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा केरला टाइप का नाम, मतलब जो भी आप केरला में वेम्बनाड ऐसे वर्ड आप सर्च करिए, जैसे वेम्बनाड लेक, तो मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करूँगा कि क्योंकि वेम्बनाड लेक वगैरह का नाम हमने सुना होता है जो रामसर साइट है, तो वो नाम आप रिलेट होगा तो आप मान लोगे वो तो केरला के ही होंगे, क्योंकि आप ये नाम आप कभी भी आप नाम गुजरात बिहार में ऐसे नाम थोड़ी सर्च सुनोगे। तो ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही बाहर कर सकते हो, ठीक है ना। तो केरला का कौन सा बैट्समैन है जो करेंटली भी खेलता है, जो 2 लगातार डबल सेंचुरी माना फॉर 4 कंजिक्यूटिव टेस्ट सीरीज, मतलब 4 सीरीज में वो दोहरे से तक मारते गया, ये है विराट कोहली, ठीक है ना। करेंटली में तो यार ब्रायन लारा थोड़ी खेलता है। फर्स्ट या करेंटली यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, देखो इसको भी आप जीएसटी रेट याद नहीं करें। देखो लॉटरी प्राइज के लिए मैक्सिमम ही लगता है, जैसे आपने देखो ऐसी ऐसी चीजों के लिए जो ज्यादा फेवरेबल नहीं है उसके लिए मैक्सिमम जीएसटी लगता है, तो यह 28%। क्योंकि 32 तो लगता ही नहीं ना किसी को, इसके ऊपर सेस वगैरह लगता है, लेकिन 32 थोड़ी है रेट किसी का। मिशन मंगल में ड्रामेटिक ट्रू स्टोरी है वुमेन बिहाइंड फर्स्ट मिशन, मतलब कौन किस मतलब हीरोइन ने उन लेडी का रोल किया था जो लीड रोल प्ले कर रही थी मिशन मंगल में, एक्चुअली जो ट्रू स्टोरी हुआ था उसमें। इसमें जो हीरोइन काम करी थी वो विद्या बालन थी। ह्यूमन ईयर का पार्ट कौन है इसमें? तो ह्यूमन ईयर का अगर पार्ट देखे तो इसमें आपको कौन देखेगा? जैसे देखो मैलियस दिखेगा, इनकस दिखेगा, स्ट्रेपस दिखेगा, ये तीनों का इनकस, मैलियस, स्ट्रेपस, जो फेमूर नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हमें याद हो गया। तो देखो तो हमने क्या देखा, बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, 2 से 3 बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन आ गया। 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो बिल्कुल लगेगा कि यार ये तो गेस ही करना है, ये कहीं से होगा नहीं। और इसके अलावे आपको कोई नॉर्मल सोर्स जैसे ये लुसेंट वगैरह से हो जाएगा, आपको लुसेंट या क्राउन पब्लिकेशन से हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो अगर क्राउन पब्लिकेशन के सोर्स को आप, जैसे क्राउन पब्लिकेशन मैं कराता हूँ, जैसे लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी मैं करा रहा हूँ, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर की बुक ऑब्जेक्टिव और क्राउन पब्लिकेशन सब्जेक्टिव, इन तीनों कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो आप इस नंबर पर मैसेज करते हो 9582062485। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।